हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका ये बैच चलेगा, ये 3 महीने का जो है, 3 महीने का पूरा ये बैच चलेगा, ठीक है। और आप लोगों को जो है ये पता होगा ये पूरा पेपर जो है ये आपका 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 150 मार्क्स में आपको जो है वो कितने घंटे में ये हो जाना है, जो है 2 घंटे का आपका जो है पूरा का पूरा 2 घंटे का आपका पेपर है। यानी अब आपके पास यहाँ पे अगर 150 क्वेश्चन हैं और टाइम आपके पास जो है वो आपका कितना मिनट है, केवल 120 मिनट है। उसमें भी आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें आपके जो है 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 25 जो आपके क्वेश्चन हैं। तो आपको वहां पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको आज से लेके आपको अपना टाइम जो मैनेजमेंट है, ठीक है, आपको उस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो बिना उसके वो होना नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में जो है वो कैसे आपके पूछे जा रहे हैं। आयोग जो है वो धीरे धीरे आपका क्या है, पैटर्न आपका बदल रहा है, कभी किसी एग्जाम में आपका कुछ कर देता है और किसी एग्जाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे वो पूछ देता है, ठीक है। और पर्टिकुलर सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस में आपके यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये 5 अलग अलग आपके जो है ये सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला जो आता है वो आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका शिक्षण अभिरुचि वाला जो पार्ट है वो आपका आता है, ठीक है, जिसको हम पेडागोजी नॉर्मल लैंग्वेज में आपका कह देते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो इंडियन रेस्पेक्ट में आपका है, जो इंडियन जीके वाला जो पार्ट है वो आपका है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका उत्तराखंड जीके है। फिर यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपका है। और लास्ट में आपका जो है वो आपका कौन सा है, हिंदी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनका वेटेज भी देखेंगे, वेटेज भी सबका आपका अलग अलग है। अगर इसके वेटेज की बात करें, ये आपका 40 मार्क्स का है, ये आपका 35 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का है, ये आपका 25 मार्क्स का है, और ये आपका जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट आपके बटे हुए हैं। शिक्षण अभिरुचि जो है वो मेघा मैम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। इंडियन जीके जो है वो आपको ललित सर यहाँ पे पढ़ा देंगे। उत्तराखंड जीके है वो पार्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, हिंदी वाला पार्ट में पढ़ा दूंगा। रीजनिंग के लिए अरुण गुप्ता सर हैं। मैम आपने अरुण गुप्ता सर से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ ठीक है। तो ऐसे ही अरुण गुप्ता सर जो है वो मार्च में जब ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको जो है वो कर लेंगे। और ये जो क्लासेज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्लासेस जो है वो आपकी 10 बजे से चलेंगी, ठीक है। 10 से 11 एक सेशन चलेगा, 11 से 12 एक सेशन चलेगा, और 12 से 1 जो है वो एक सेशन चलेगा। ये जो आपका 10 से 11 है ये इंडियन जीके वाला जो पार्ट है वो आपका चलेगा। ये जो आपका है ये आपका उत्तराखंड जीके वाला जो पार्ट है ये चलेगा। जो 12 से 1 है ये आपकी जो पेडागोजी वाला पार्ट है, बट ये केवल 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये केवल 3 दिन आपकी चलेंगी। इसमें मेघा मैम जो है वो आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, उसके बाद मेघा मैम लोग और सर लोग भी आपको सब्जेक्ट जो है सिलेबस आपको बता देंगे। आपके पास ये सिलेबस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में रखें या हार्ड कॉपी में रखें, लेकिन ये सिलेबस आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। इसी सिलेबस के हिसाब से आपके क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। अब अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो 30 मार्क्स की पूछी जानी है, और यहाँ पे 10 टॉपिक बने हुए हैं, ठीक है। तो 10 टॉपिक में से अगर हमको 30 क्वेश्चन निकालने हैं तो इन जनरल ये माना जाता है कि आपको 3-3 क्वेश्चन जो है हर में से आपके पूछे जाएंगे। हालांकि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो उस तरीके से आपके यहाँ पे बन के आएंगे। फिर यहाँ पे कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम जो 6th वाला पार्ट है, ठीक है, 6th वाले में देखेंगे वहां पे हमारे पास केवल 4 टॉपिक हैं गिनके, ठीक है। एक कुली बेगार प्रथा है, एक डोला पाल की है, वन आंदोलन है, और पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन है, ठीक है। जो लास्ट वाला है पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, ये थोड़ा सा आपका बड़ा पार्ट है, लेकिन कुली बेगार डोला पाल की एक एक पेज के हैं। और यहाँ से अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, वहां से क्वेश्चन जरूर बन के आया है, कुली बेगार से बन के आया है, डोला पाल की से भी आपका बन के आया है, और उसके बाद वन आंदोलन से भी आपके बन के आया। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे जो है आपको ज्यादा ध्यान जो है वो आपको देना है। फिर ऐसे ही अगर हम पहले वाले पे चलेंगे जहाँ पे आपका सामान्य भूगोल वाला है, ठीक है। सामान्य भूगोल में अगर हम बात करेंगे, दर्रों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कौन सी पहाड़ियां हैं, माउंटेन है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपके बन के आ जाते हैं। फिर इतिहास थोड़ा सा आपका बड़ा है, ठीक है, लेकिन इतिहास में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन जो है वो आपके आधुनिक वाले पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो ब्रिटिश काल वाला पार्ट है, ठीक है, पहले आपके, ठीक है, जो गुफा वगैरह जो है वो पूछी जाती है, प्राग ऐतिहासिक काल वाली, बट अब वो कम पूछी जा रही है। गुफा वाले में भी सिंपल से क्वेश्चन बन के आते हैं कि भैया ये गुफा कौन से आपके जिले में है, ठीक है, उस तरीके से है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके ऊपर तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके बन के आते हैं। कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं
वो भी आपके यहाँ पे बन के आते हैं। फिर जो यूकेपीएससी है वो आपका जो है समसामयिकी वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी वो आपका देता है। फिर एक टॉपिक यहाँ पे 10th नंबर पे लिखा है खेलकूद और मनोरंजन, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर आप देखेंगे जो सेकंड वाला पार्ट है, जो आपका इंडियन जीके वाला पार्ट है, वहां पे भी खेलकूद मनोरंजन है, ठीक है। तो वहां से उन दोनों का कॉमन बना के वो दे देते हैं। और इस बार उत्तराखंड में तो चांसेस हैं क्योंकि आपका नेशनल गेम्स इस टाइम पे आपके होने जा रहे हैं, ठीक है। अप्रैल में आपका पेपर होगा, उससे पहले नेशनल गेम्स आपके हो चुके होंगे। इससे पहले अभी आपका जो है 2024 में पेरिस में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसके ऊपर है, ठीक है। तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है वो 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आने ही आने, जो खेल कूद के ऊपर है, ठीक है। उस तरीके से आपको यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो पढ़ना है वो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कौन, ललित सर आप बताओगे? ठीक है। हाँ, तो जनरल स्टडी के सिलेबस को अगर हम देखते हैं इसमें, तो उसमें भी जो है तो उसमें 10 टॉपिक, और उसका भी जो इसका जो वेटेज है वो 35 मार्क्स का है। तो इसमें जो 10 टॉपिक हैं उसमें अगर आप इसको मोटा मोटी इसको क्लासिफाइड कर दो, इसमें 7 टॉपिक में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी है इसमें, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और जो इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स वाला है वो हो गया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो 7 टॉपिक आपको इसमें मोटा मोटी पढ़ने हैं। तो इसमें आप बात यह है कि क्वेश्चन हर टॉपिक से आने हैं, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को इग्नोर करें। एक नंबर का तो फिर भी पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ये आपको निर्धारित करना है कि हमको किसको कितना समय देना है। जैसे आप इकोनॉमिक्स है वो बहुत लेंदी है, लेकिन आप उसको उतना टाइम नहीं दोगे जितना आप हिस्ट्री को दोगे। तो इसके लिए आपको बहुत कम पढ़ना है, और इसके लिए जो है या तो आप करंट अफेयर का ही जो देखेंगे वो देखेंगे कुछ, और थोड़ा बहुत जो है एक आध जो टॉपिक है उनको देख सकते हो। उसके अलावा आपको जो मेहनत करनी है वो करनी है आपको जनरल साइंस में। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है खास तौर पर उसमें, और पॉलिटी में भी जैसे देखिए कि उसमें आपको जो पूरी जो राज्य व्यवस्था है उसको नहीं पढ़ना है। उसमें आपके 5 टॉपिक अलग से हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आईपीआर हो गया, आरटीई हो गया, आरटीआई हो गया, और इस तरीके से 4-5 टॉपिक उसमें अलग से हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। तो आपको अपना पूरा जो इसके लिए एक टाइम बनाना है, या आपको इसमें पूरा एक जो व्यवस्थित तरह पढ़ना है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री मॉडर्न में आपको फोकस करना ही है। ज्योग्राफी का आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपका वेटेज ज़्यादा रहेगा। और इसके अलावा जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है आपके कम से कम 7 क्वेश्चन उसमें भी बनने ही बनने हैं। इसके बाद जो आपका बचेगा जैसे करंट अफेयर में भी 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तैयारी को अपनी समायोजित करेंगे कि कैसे किसको आपको समय देना है। और 35 मार्क्स अपने आप में एक बहुत महत्व रखते हैं एग्जाम में। तो उसमें अगर आप 20 से 25 मार्क्स भी अगर आप अचीव करते तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप इसके लिए फिर बात ये होती है कि आप पढ़ेंगे क्या, क्या आप इतना ज़्यादा इसके लिए कितना आपके इसके जो सोर्सेज होंगे, कहाँ तक आप रीच रखोगे। एक तो आप जैसे क्लास कर रहे हैं तो आप क्लास में जो आपको अवेलेबल हो पा रहा है नोट्स वो आपके लिए है। इसके बाद जो ड्यूस एंड टेक है उतना, क्योंकि आप इतने में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आप कोई भी पेपर देखें, सबके सब क्वेश्चन को आप कहीं से भी नहीं बना सकते हो। इसके लिए जो है कि अगर इतने लिमिटेड सोर्स हो, क्योंकि आपको और भी चीज़ें देखनी है, तो ये आपका इसमें सही तरीके से एक जो आपको पढ़ने का मिलेगा, जो मतलब आप इसमें व्यवस्थित कर पाएंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को, तो इससे आसानी हो जाएगी आपको। तो कम से कम आपके पास सोर्सेज हो और अधिक से अधिक उसका डिवीजन हो आपका, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा परिचय पहली बार हो रहा है ना। आपका तो नाम मैं जानती हूँ, आपका नाम? अरीता, ठीक, ओके। तो देखिए, शिक्षा अभिरुचि वाला जो पोर्शन है आपका, ये तो आपका सबसे बड़ा वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 40 मार्क्स जो है आपके यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, सिलेबस जो है इसका वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। एलटी दिया है आप लोगों ने, दिया था एलटी वाला, तो एलटी के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ये, है ना। उसमें तो एक अच्छा खासा वास्ट सिलेबस था, ठीक है। तो 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में भी इसमें जो कमीशन के आप पेपर देखोगे ना आप इसके, तो उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट वाला जो है आपका, सबसे अच्छी बात ये रहती है ना यूकेपीएससी का, ये टू द सिलेबस पूछता है, जो टॉपिक्स दिए हैं उसी में से क्वेश्चन देगा। कुछ क्वेश्चन बाहर के आते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो किससे रिलेटेड है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता के बाद
शिक्षा से रिलेटेड कमीशन, आयोग बने हैं या कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड हैं, उन पर ये पूछेगा। अब इन्होंने दे रखा है स्पेसिफिकली टॉपिक, तो हम टॉपिक पर ही रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पहले के भी पढ़ने हैं, स्वतंत्रता से पहले वाले भी पढ़ने हैं, तो नहीं पढ़ने, ऑप्शन में देता है वो, हमें नहीं पढ़ना, उसके बारे में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता कि वहां वाला कमीशन हमें पढ़ना पड़ जाए। एक दो चीजें जिसके बारे में जब हम कल से शुरुआत करेंगे तो हम पहले उन्हीं को देख लेंगे, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहते हैं, बताइए। हाँ, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। ये पता होना चाहिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, शिक्षा अभिरुचि की, ये पता होना चाहिए। फिर एक है बस कैप, इसके बारे में कल बताऊंगी मैं थोड़ा डिटेल में। दूसरा है हमारा एक यूजीसी। यूजीसी जो है ना, वैसे तो ये टॉपिक है ही, लेकिन ये वैसे आपका स्वतंत्रता से पहले का भी इसमें रोल था, ठीक है, इसमें पहले ही बन गया था। उस समय क्या थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी। तो यहाँ पर क्या है, आपके टॉपिक्स जो है यहाँ पर वो सारे हम उन्हीं में से करेंगे। एक आपका टॉपिक इसमें ई गवर्नेंस आ जाता है, एक यूनिट आपका आईसीटी वाला भी है ना। तो उसमें क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी जो होती है ना, उस पर रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप पिछले वाला पेपर चेक करेंगे, उसमें आपको क्या क्या पूछ रखा है उन्होंने, एक तो सैटेलाइट्स वगैरह पूछ लेते हैं, डिजिटल वो पूछ रखा था, जेंडर एटलस पूछ रखा था, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन पूछ रखा था। हालांकि पिछली बार ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, वो तुक्का था कि वो लग गया। हमने जब नई क्या क्या स्कीम्स आपकी शिक्षा में आई हुई है उसके बारे में पढ़ा, तो उसमें से वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी भी हम यही करेंगे जो आपने शायद एलटी के सिलेबस में भी पढ़ा होगा, दीक्षा, निष्ठा, ये सब क्या है, आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ नई इनोवेशंस है, ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी है जो इसमें ऐड हुई है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा बेसिक जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से क्वेश्चन अपने हिसाब से वो पूछ ही लेता है। बाकी पूछेगा कहाँ से, कमीशन का डेट पूछ लेता है, रिपोर्ट सबमिशन पूछ लेता है, रिपोर्ट किस नाम से थी ये पूछ लेता है, कोई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी वो पूछ लेता है, इस तरह की चीजें इसमें आ जाती है। फिर इसके अलावा अगर कुछ पुराने पेपर देखोगे तो रीजनल ऑफिस जो ऑफिसेज होते हैं उनके, आपके एनसीईआरटी के, एनसीटी के, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही पूछता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके हमें बेसिक बेसिक क्लियर होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत बड़ी बड़ी होती है कमीशन की, उनको सबको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं और जहां जहां से हमें लगता है कि एमसीक्यू बन सकता है, हम वहां से उसको पढ़ेंगे। दूसरा आपका यूनिट आता है पूरा का पूरा टीचिंग से और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। टीचिंग पर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग का कोई भी एस्पेक्ट हमको नहीं छोड़ना है, चाहे वो फेजेस हो, उसके लेवल्स हो। हम यहाँ पर पिछले अगर काफी पुराने पेपर देखोगे ना, तो उसमें मॉडल्स पे भी पूछ रखा है, तो एक बार हम उसको ऊपर ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, फिर वो टफ हो जाते हैं थोड़े से देखने में। तो लेकिन हम एक बार उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा टच कर लेंगे। इसके अलावा आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग एड्स होते हैं, मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे, वो छोड़ना ही नहीं है, उसमें से आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आते हैं उसमें। फिर आपका कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन एक इजी टॉपिक है, ऐसा कोई टफ नहीं है। क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन के साथ साथ इसमें वर्बल, नॉन वर्बल टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और अब नई नई क्या क्या इसमें चीजें आती जा रही है। पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ली थायर की थ्योरी पर भी पूछ लिया था, उन्होंने कितने टाइप के बताए। तो अगर इस तरीके की कोई थ्योरीज वगैरह भी हैं तो उनको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका, इसके बाद के जो आपके टॉपिक्स है ना, ये जो दो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद के जो यूनिट्स हैं उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था, स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं ना, ये बताया था उन्होंने। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को आप व्यक्तित्व से भी जोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप वैल्यू वाले जो यूनिट है उससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा था, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इस तरह के क्वेश्चन भी इस पे बन जाते हैं। फिर आता है चौथा वाला जो है आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड, ठीक है, कक्षा अनुशासन, डिसिप्लिन कितने टाइप के होते हैं ये हमें देखना है। इसके अलावा आता है आपका शैक्षिक नियोजन और प्रशासन, जो आपका एजुकेशनल प्लानिंग हो जाएगा, स्कूल में किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से काम आएंगे, ठीक है। और अगर आप नेशनल लेवल पर देखें, जो एपेक्स बॉडी है एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, कौन सी है, नहीं, न्योपा है, न्योपा, ठीक है। और फिर आता है आपका विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान।
ठीक है। तो क्यों बच्चे एब्सेंट रहते हैं, क्यों बीच में ही छोड़ देते हैं, इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपके बेसिक ही है चीजें कि मतलब ऑब्वियसली टीचिंग मेथड अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बच्चे को करिकुलम इंटरेस्टिंग लगेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन एक और जो इसमें एस्पेक्ट आता है वो है दो टर्म, क्या है वो, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। हिंदी में कहते हैं अपव्यय और अवरोधन, ठीक है, अपव्यय और अवरोधन। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेडहॉक कमेटी थी, ठीक है, हेडहॉक कमेटी थी, आई थिंक ऑक्सिलरी कमेटी थी, साइमन कमीशन ने बनाया था। तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा के ऊपर जो है वो पूरी समीक्षा की थी। तो उस समय उन्होंने इस समस्या को देखा था कि बहुत ज्यादा बड़ी समस्या इस समय ये है कि बच्चे जो हैं, एक तो अपव्यय हो रहा है, अपव्यय किस चीज का, कि मतलब अगर बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही उसे छोड़ दिया, तो जितना भी हम सरकार ने उसके ऊपर पैसा लगाया तो वो तो वेस्ट हो गया ना, तो वो क्या है, अपव्यय। और स्टेग्नेशन मतलब बच्चा अगर एक ही कक्षा में बार बार फेल हो रहा है, बार बार उसे रिपीट कर रहा है, तो वो रुका हुआ है, अवरोधन की समस्या है। और ये बहुत बड़ी समस्या निकल के आई थी। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन जो, या फिर मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है, बाकी इसमें बेसिक चीजें बनती है। मतलब एज ए टीचर हम भी जानते हैं इन सब चीजों में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्यों बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा स्कूल में, क्यों बच्चा पहले ही छोड़ देगा स्कूल कंप्लीट करने से पहले अपनी शिक्षा। लेकिन टेक्निकल चीज जो फैक्ट वाली चीज आती है वो यहाँ से आती है बस, ठीक है। सिंपल सा यूनिट है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसके बाद आता है आपका शिक्षा में कंप्यूटर, कंप्यूटर शिक्षा, या बेसिकली हम यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ये बहुत है, आप लोग जो अगर ग्रुप सी वगैरह की तैयारी भी करते हैं या और भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जीएस भी पढ़ते हो, उसमें भी कंप्यूटर का एक बेसिक वाला पार्ट आता ही है। तो वहां बेसिक आपको प्रिपेयर करना ही होता है, वो बेसिक तो वहां से आ जाएगा। एजुकेशन में जो रिलेटेड है, ठीक है, उसमें जैसे कि आपका CAI हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो गया, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से भी रिलेटेड बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमारे काम का जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। फिर अगर हम इसमें अगर देखें तो आपका कंप्यूटर किस तरीके से आजकल इनोवेशंस लेकर आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। फिर शैक्षिक तकनीकी की बात आती है, ये वाला यूनिट थोड़ा सा आपका टफ है। टफ मीन द सेंस कि यहाँ पर हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच तो फिर भी ठीक आ जाती है, लेकिन जब हम सिस्टम अप्रोच पे आते हैं वहां से थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीजें और ज्यादा आ जाती हैं। तो वो जो है आपका पोर्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर है शिक्षण व्यवसाय कार्य संतुष्टि, बहुत ही बेसिक यूनिट है। क्या टीचिंग प्रोफेशन क्या है, कैसे नॉर्म्स यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, हम सब एज अ टीचर हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो इसमें इंक्लूड होंगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीचर का रोल क्या होता है, यहाँ पर हमें ये देखना है। क्लासरूम के अंदर हमें क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज लेनी चाहिए जिससे बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्कूल में ओवरऑल स्कूल में को-करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू भी हमें कैसे बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। और मैं इसमें आपको पर्सनालिटी की थ्योरीज भी करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि इसमें अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले वो, ठीक है, तो पर्सनालिटी की थ्योरीज भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और लास्ट आता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन। बेसिकली इसमें क्या आएगा आपका, मेजरमेंट यानी मापन, असेसमेंट आकलन और मूल्यांकन। इसमें CCE पढ़ेंगे हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग। इसके अलावा एक स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA नया कॉन्सेप्ट आया है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर एक अच्छे टेस्ट के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, एक अच्छे परीक्षण के क्वेश्चन किस टाइप के बनाने चाहिए, तो ये चीजें जो है ऑब्जेक्टिविटी वगैरह ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। सिलेबस छोटा सा है, ऐसा कोई वो नहीं है, आपके पास आराम से 3 महीने का समय है, इसमें कवर किया जा सकता है। चैलेंज यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि अदर सेक्शंस के साथ भी इसको कवर करना है ना, तो इसके लिए टाइम निकालना है, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने इसको कर लिया, इतना टफ है नहीं, बीएड में भी आपने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है, इसमें बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फैक्ट बेस्ड रहता है, उसको याद करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कवर करेंगे, MCQ के साथ भी हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, अब इसको सिलेबस तो मैंने बता दिया, आपको लगातार क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर PYQs या फिर प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते रहना है। एक बार देख के नहीं, बार बार अपनी तैयारी करो, बीच बीच में देखते रहो, फिर से क्वेश्चन तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पेपर्स बार बार चेक करने हैं, हमारी तैयारी सही चल रही है या नहीं, हम कर पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको बुक्स का दे देती हूँ, क्योंकि बुक्स के लिए भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी क्वेरीज आती रहती हैं। अब देखो, पहले तो मैं वो बुक्स बता देती हूँ जो इस समय मार्केट में लेक्चर्स के लिए अवेलेबल है, जो मैं देखकर आई हूँ, ठीक है। एक अरिहंत की किताब आ रही है आपकी, ठीक है, ये अरिहंत की किताब जो है आपकी पूरा कवर कर रही है। पूरा कवर मतलब ये सारे सेक्शन दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल विद MCQs,
ठीक है, हिंदी में तो है, इंग्लिश में एक बार देख लेना अगर इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं है। ये काफी मोटी किताब है। अगर मैं यूथ की किताब कहूं, यूथ की जो बुक है सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की है, और यूथ की बुक आप जानते ही हो क्या करता है, प्रीवियस ईयर पेपर इधर उधर जहां के भी होंगे आपके DSSB वगैरह उन सबके पेपर्स को क्या करता है, ये कवर करता है, वहां के क्वेश्चंस देता है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टॉपिक समझाया हुआ है, उसके बाद इन्होंने प्रीवियस कहीं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उसको इन्होंने कराए कवर। ठीक है, यूथ में भी टीचिंग एप्टीट्यूड की ही आ रही है। फिर एक आपकी बुक आ रही है नोट्स पब्लिकेशन की, जो वन लाइनर आती थी, उन्हीं की BS नेगी की ही एक किताब जो है नोट्स पब्लिकेशन की। यहां पर एक किताब है, उसमें 25 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट। ठीक है, 25 प्रैक्टिस सेट। अब वैसे मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन काम के होते हैं, बाकी एज एन एस्पिरेंट आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कौन सा क्वेश्चन काम का है आने वाला है एग्जाम में, कौन सा बस ऐसे ही दे रखा है नहीं आएगा। मैंने जब एक आध बार चेक करने की कोशिश की तो मतलब मुझे खुद भी छांटने पड़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन काम के नहीं होते। ये कहो कि 40 क्वेश्चन उसमें दे रखे, 40 के 40 क्वेश्चन बड़े अच्छे नहीं, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, हमें ये नहीं चेक करना होता है कि हमेशा जो है जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वही आ जाए, वो तो किस्मत की बात है। हमें प्रैक्टिस करनी है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है हम कर पा रहे हैं या नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और एक किताब टारगेट की भी है, ठीक है, और टारगेट वाली किताब जो है उसमें भी आपके प्रैक्टिस सेट ही हैं, लेकिन 25 नहीं है, कम है शायद इससे। ठीक है, ये बुक्स तो मैंने अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो देखी। अगर आपको और ढंग से पढ़ना है, मेन जो ढंग से पढ़ने वाली बात है, तो फिर तो काम आती है बीएड वाली किताबें। ठीक है, बीएड वाली किताबें जो है हमारी, उसमें इतना डिटेल भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी किताबें पढ़नी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। एक आपकी आती है जिसमें आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है, हिस्ट्री पढ़ते थे ना हम उसमें, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसमें से आपको सेलेक्टेड कमीशंस जो आपके इसमें दिए हुए हैं वही आपको कवर करनी। ठीक है, इसके अलावा एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की किताब आती थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला यूनिट मिल जाएगा, टीचिंग वाला यूनिट मिल जाएगा, सेकेंड यूनिट है इसमें टेक्नोलॉजी वाला यूनिट है, फिर आपको इसमें लास्ट वाला जो मेजरमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको काफी यूनिट कवर हो जाएगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आपका यहाँ कवर हो जाएगा, इसमें काफी यूनिट कवर हो जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी वाइकोलॉजी यहाँ पर पढ़नी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। ये दो किताबें वैसे काफी इनफ है, अगर बीएड वाली किताबें अगर आपको मिल जाती हैं, इसमें से आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अब कुछ भी नहीं करना है, हमेशा सोर्स पता है क्या पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक, कोशिश करनी चाहिए ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, जिससे कि कभी कभी वही जो आता है ना लास्ट में, नहीं तो हम परेशान हो रहे होते हैं, क्वेश्चन गलत है, अब सोर्स कहां से लेकर आए, अगर उस पर ऑब्जेक्शन उठाना है तो कैसे उठाएं, तो अगर ऑथेंटिक पढ़ोगे तभी ऑब्जेक्शन उठा पाओगे। ई ज्ञान कोश क्या है ये, कौन सा मटेरियल मिलता है यहाँ पे, एलडी में भी पढ़ा होगा, नहीं पता, ई ज्ञान कोश में इग्नू का मटेरियल मिलता है। ठीक है, हाँ, इग्नू का स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। टॉपिक डालो, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक डालो, उसके आगे लिख दो ई ज्ञान कोश, पीडीएफ खुल के आ जाती है, उस पीडीएफ से पढ़ोगे, वो पीडीएफ बहुत डिटेल नहीं होती और ऑथेंटिक होगा। अगर कल को मान लो आपने यहाँ से पढ़ा है और वहां पे आंसर गलत है, इसको लगा दोगे और वो मानना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है ना, वो इग्नू गवर्नमेंट का ही हो गया, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ऑथेंटिक सोर्स है, अगर यहां से लगाते हो तो, अगर ऑब्जेक्शन लगाओगे रिसोर्स देना पड़ता है ना वहां पर, तो ऑथेंटिक सोर्स के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं खुद भी देखती हूँ, कई बार ऐसा होता है मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है, आप ये भी देखोगे ना, कमीशन वमीशन के नाम डाल के भी आगे से ये ज्ञान कोश डालो, पीडीएफ खुल के आ जाती है, उसमें सारी सही चीजें होंगी। फैक्ट कहीं से अगर देखना है कि वैसे तो देखो आपको एक आध बुक से यहाँ से पकड़नी पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप ऑथेंटिसिटी पे जाना चाहते हो कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो ई ज्ञान कोश को चेक कर सकते हो। और पीडीएफ है, फ्री है, पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है, इसको अगर चाहो तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है क्या करो, कॉपी पेस्ट करो वहां से उठा के इसे और उसके प्रिंट निकाल लो, ऑफलाइन में भी आ जाए। सारी प्रिंट मत निकालो ना, पूरी पीडीएफ की प्रिंट क्यों निकाल रहे हो, कॉपी पेस्ट कर लो, जितना मटेरियल तुम्हें लग रहा है, या नोट्स बनाने उसी पीडीएफ से नोट्स बना लो, ताकि कल को तुम्हारे पास ऑफलाइन मटेरियल रहे, क्योंकि ऑनलाइन इतनी सारी चीजें पढ़ना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हर समय मोबाइल में या लैपटॉप खोल के नहीं बैठ सकते ना, और लास्ट मोमेंट पे चाहिए होता है क्विक रिवीजन के लिए, हमारे हाथ में कोई ना कोई चीज हैंडी होनी चाहिए कि जिसको हम फटाफट ऐसे रिवाइज कर दें, अंडरलाइन कर रखा हो। तो ये यहाँ पर टॉपिक डालो, उसमें से पीडीएफ लो, नोट्स बना लो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सारी किताबों पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जब यहाँ पर काम करेंगे तो ऑब्वियसली टॉपिक हम बढ़ाएंगे,
वीकली आपके एमसीक्यू भी होंगे, तो एमसीक्यू में यहां से भी जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो मैं ले लूंगी ऑलरेडी। ठीक है, जितनी मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम यहाँ पर कवर कर लें, तो इतना आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपको पता भी होना चाहिए सोर्सेज क्या है, अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है? कुछ नहीं? बाद में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो खैर मेरी तरफ से एक समराइज्ड व्यू था कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड को अगले 3 महीने में कैसे कवर करने वाले हैं। कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यूजीसी, और कल हम अपना पहला कमीशन राधाकृष्णन कमीशन उसको कवर करेंगे। चलो फिर, अब फिर क्वेश्चन वैसे तैयार ही रखना, नहीं तो फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगी। चलो।